गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में सात संगत जी केशव नाम का एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि वह अपने घर वालों के लिए 2 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं जुटा पाता था। सात संगत, केशव दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता। सात संगत, कई बार ऐसा होता कि घर में चूल्हा जल जाता तो कई बार पूरा परिवार भूखे पेट ही सोने को मजबूर हो जाता। सात संगत, गरीबी ने उसके जीवन को बहुत कठोर बना दिया। एक दिन केशव की पत्नी वसुधरा ने सत्संगत उससे दुखी मन से कहा, स्वामी, बिना धन के हम कब तक ऐसे ही जीवन बिताते रहेंगे। मैं जैसे तैसे बच्चे को संभाल लूंगी, उनका पेट भरने की कोशिश करती रहूंगी सत्संगत, लेकिन आप कहीं बाहर जाकर काम कीजिए। भूख से तड़पने से अच्छा है कि आप किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी कर ले। सत्संगत, पत्नी की बातों में सच्चाई थी। कई बार समझने के बाद सत्संगत केशव ने परदेश जाकर धन कमाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन वो घर से निकल पड़ा। सत्संगत, रास्ता कठिन था और उसे घने जंगलों से होकर गुजरना था। लंबी यात्रा करते करते वो बहुत थक चुका था। चलते चलते एक सत्संगत जी विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। छाया देखकर उसने वहीं बैठकर कुछ देर आराम करने का निश्चय किया। सत्संगत, तभी उसकी नजर पेड़ की ओर गई, जहां उसने देखा कि एक जहरीला नाग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसी पेड़ पर एक तोते और मैना का घोंसला था। सांप को देखते ही उनके छोटे छोटे बच्चे भय से चिल्लाने लगे। केशव तुरंत समझ गया कि वो दृष्ट नाग सत्संगत जी उन नन्हे पंछियों को अपना शिकार बनाने आया है। बिना देर किए वो खड़ा हुआ और साहस दिखाते हुए पेड़ पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद सत्संगत उसने उस सांप को मार गिराया और नीचे उतरकर थकान से वहीं लेट गया। ऊपर घोंसले में बैठे तोता और मैना के बच्चे अपने प्राण रक्षक उस मनुष्य को मन ही मन ढेरों आशीर्वाद देने लगे। सत्संगत, कुछ समय बाद जब तोता और मैना भोजन की तलाश से लौटे तो सत्संगत जी उनके बच्चे ने घबराए हुए आवाज में उन्हें सारी घटना सुना दी। उन्होंने बताया कि किस तरह एक गरीब मुसाफिर ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की। सत्संगत, ये बात सुनकर तोता और मैना तुरंत नीचे उतरे और उस व्यक्ति के पास पहुंचे। सत्संगत, उन्होंने आदर पूर्वक कहा, हे मनुष्य, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताओ तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। केशव ने नम्रता से उत्तर दिया, सत्संगत, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, अपने परिवार की गरीबी दूर करने के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। ये सुनकर तोता बोला, जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे सबसे प्रिय है, वैसे ही हमारे लिए भी हमारे बच्चे अनमोल हैं। तुमने हमारे बच्चों को जीवन दिया, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे की भूख कभी ना लगे। सत्संगत, तोते ने आगे बताया कि वो और उसकी पत्नी हमेशा दुर्लभ रत्न जैसे मोती खाते हैं और उन्होंने सुना है कि मनुष्य के लिए ये अत्यंत मूल्यवान होते हैं। उन्होंने केशव को कुछ मोती दिए और कहा कि इन्हें बेचकर भोजन की व्यवस्था करो। साथ ही उससे अनुरोध किया कि सत्संगत वो यहीं रहकर उनके बच्चों की देखभाल करे। बदले में वो रोज उसे ऐसे ही मोती दिया करेंगे। ये सुनकर केशव अत्यंत प्रसन्न हुआ। सत्संगत, उसने सोचा कि यदि यहीं रहकर धन मिल सकता तो परदेश भटकने की क्या आवश्यकता है। वो मोती लेकर पास के बाजार गया। सत्संगत, भोजन और जरूरी सामान खरीदा और बरगद के नीचे सत्संगत एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वो वहीं रहने लगा और पूरे मन से तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। सत्संगत, तोता और मैना अब निश्चित हो गए थे। वो रोज सुबह उठकर भोजन लाने जाते और शाम को लौटते।
अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर वो बहुत प्रसन्न होते और केशव का आभार व्यक्तित्व करते। साथ संगत बदले में वो रोज उसे कुछ कीमती मोती देते। इस प्रकार 2 महीने बीत गए और पक्षियों के बीच भी बड़े हो गए। साथ संगत अब केशव को अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा कि वो अपने घर लौटना चाहता है। उन्होंने खुशी खुशी अनुमति दी और कहा कि अब उनके बच्चे उड़ने लायक हो चुके हैं। साथ संगत जाते समय उन्होंने केशव को ढेर सारे मोती उपहार में दिए। साथ संगत जी केशव उन मोतियों को लेकर अपने नगर लौट आया। जब सासंगत उसने वसुंधरा को मोती दिखाए तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि वो इतनी संपत्ति कहाँ से लाया। केशव ने पूरी कहानी सुना दी। उन मोतियों को बेचकर उन्होंने नया घर बनाया, बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र खरीदे और परिवार सुख शांति से रहने लगा। उसी नगर का राजा धर्मवीर एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। सासंगत दूर दूर से वैद्य आए पर कोई इलाज सफल न हुआ। अंत में एक वैद्य ने कहा कि यदि तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो राजा बच सकता है। सासंगत राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई तोते का बच्चा लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। सासंगत और लोग तोते की तलाश में निकल पड़े, पर किसी को भी वो पक्षी नहीं मिला। सासंगत एक दिन माधव की पत्नी शारदा अपने पड़ोस के कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। हंसी मजाक के बीच अचानक किसी ने राजा के आदेश की चर्चा छोड़ दी। सासंगत एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है महाराज ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया है कि जो कोई उन्हें तोता का बच्चा लाकर देगा उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। सासंगत लेकिन तोते का बच्चा पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। सासंगत जी ये सुनकर शारदा कुछ गर्व से बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा पति तो 2 महीने तक तोता और मैने की सेवा करके आया है। वो चाहे तो एक नहीं कई तोते ला सकता है। इतना कहकर वो घर लौट आई। सासंगत लेकिन उसकी ये बात नहीं रुकी। सासंगत पड़ोस की स्त्रियों ने अपने अपने पत्नियों को बताया और देखते ही देखते ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई। सासंगत धीरे धीरे ये खबर राजा रणधीर के कानों तक भी पहुंच गई। सासंगत कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो तोता और मैना के साथ रह चुका है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में उपस्थित किया जाए। सैनिक शारदा के पति माधव को पकड़कर राजा के सामने ले आए। सासंगत राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम हमें एक तोते का बच्चा लाकर दे दो तो हम तुम्हें मनचाहा इनाम देंगे। ये सुनते ही माधव घबरा गया। सासंगत हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप चाहे मेरे प्राण ले लें, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। जिन बच्चों की जान मैंने बचाई मैं उनका हत्यारा कैसे बन सकता हूँ। रक्षक भक्षक नहीं हो सकता। सासंगत माधव का ये उत्तर सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने धमकी देते हुए कहा, यदि तुमने हमारी आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सासंगत राजा की धमकी सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारी मन से वो घर लौटा और शारदा पर गुस्सा करते हुए बोला, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया। घर की बातें दूसरे से कहने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी इसी नासमझी ने हमें मौत के मुंह में डाल दिया है। फिर सासंगत जी वो दुखी स्वर में बोला, जिन पंछियों ने हमें भूख से बचाया, सिर पर छत दी, उन्हें धोखा देकर मैं पापी बन जाऊंगा। लेकिन राजा की आज्ञा के सामने अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। शारदा रोते हुए बोली, स्वामी चाहे जो हो, लेकिन अगर हमें और हमारे बच्चों को जीवित रहना है तो ये पाप करना ही पड़ेगा। मजबूर होकर माधव जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो तोता, मैना और उनके बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। सासंगत माधव ने कांपते आवाज में उन्हें सारी बात बता दी
और विनती की कि वो उसे एक बच्चा दे। ये सुनकर तोता और मैना अत्यंत व्याकुल हो गए। साथ संगत उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बच्चों, आज हमसे बहुत कठिन निर्णय लेने को कहा जा रहा है। तुम में से जो भी इस मनुष्य के साथ जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तभी एक नन्हा तोता आगे बढ़ा और बोला, माँ पिता, इसी मनुष्य ने हमारी जान बचाई थी। आज यदि ये संकट में है तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। भारी हृदय से तोता और मैना ने माधव से कहा, भाई, इनमें से किसी एक को ले जाओ। आंखों में आंसू भरकर माधव उस बच्चे को लेकर लौट आया और राजा को सौंप दिया। साथ संगत राजा ने आदेश दिया कि उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए ताकि अगली सुबह उसका उपयोग किया जा सके। साथ संगत राजा रणधीर एक पुत्र था, युवराज अर्जुन। उसे पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। उसे यह साथ संगत जी झा नहीं था कि यह तोता उसके पिता के भोजन के लिए लाया गया है। साथ संगत जब उसने उस सुंदर पक्षी को पिंजरे में देखा तो साथ संगत वो उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते अचानक पिंजरे की कुंडी खुल गई और वो तोता उड़कर आकाश में चला गया। साथ संगत ये बात जब राजा तक पहुंची तो वो आंख भौला हो गया। उसने अर्जुन को दरबार में बुलाकर कहा, तुमने उस तोते को क्यों छोड़ दिया? भयभीत होकर अर्जुन बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वो उड़ जाएगा, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। राजा का क्रोध और बढ़ गया। साथ संगत जी, और उसने उसी क्षण अर्जुन को नगर से निकाल देने का आदेश दिया। साथ संगत सैनिक युवराज को नगर की सीमा के बाहर छोड़ आए। उधर वो तोते का बच्चा उड़ते उड़ते अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उन्हें सारी घटना सुना दी। साथ संगत अब तोते और मैंने बोले, बेटा, तुम्हें तो आज़ादी मिल गई, लेकिन जिसने तुम्हें मुक्त किया वो स्वयं संकट में फंस गया है। अब उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये सुनकर तोते का बच्चा तुरंत अर्जुन के पास पहुंचा। उसे देखकर युवराज चकित हो रह गया। साथ संगत और बोला, अरे, तुम तो वही पक्षी हो जिसे मैंने आज़ाद किया था। तुम्हें बचाने की कीमत मुझे नगर से निष्कासन के रूप में चुकानी पड़ी। साथ संगत अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता बोला, मित्र, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचाई थी उसी प्रकार अब मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ये सुनकर युवराज समरवीर के मन में नया उत्साह जाग उठा। साथ संगत उसे यह सोचकर बहुत प्रसन्नता हुई कि साथ संगत जी अब इस कठिन समय में वो अकेला नहीं है। इसके बाद समवीर और तोता साथ साथ दूसरे नगरों की ओर घूमने निकल पड़े। एक दिन चलते चलते वो एक अत्यंत सुंदर उद्यान में पहुंचे। साथ संगत उसी उद्यान में उस नगर के राजा की पुत्र राजकुमारी कमलिनी भी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने आई हुई थी। साथ संगत राजकुमारी कमलिनी रूप और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। साथ संगत जैसे ही युवराज की दृष्टि उस पर पड़ी वो अपनी सुंदरता और अतिभूति हो गए। साथ संगत जी, और झिझक के कारण पेड़ों के पीछे छिप गया। वही तोता निर्भय होकर राजकुमारी के सामने जा बैठा। उस रंग बिरंगे सुंदर तोते को देखकर राजकुमारी मोहित हो गई। साथ संगत उसने उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु तोता फुर्ती और इधर उधर उड़ता रहा और उसकी पकड़ में नहीं आया। साथ संगत कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी सखियों के साथ महल लौट गई, लेकिन युवराज का मन वहीं अटक गया। साथ संगत वो पूरी तरह से कमलिनी के प्रेम में डूब चुका था और उसके बिना उसे चैन नहीं मिल रहा था। साथ संगत युवराज ने तोते से विनती की, मित्र, किसी भी तरह मुझे उस राजकुमारी से मिला दो, उसके बिना अब मेरा जीवन सूना है। तोता बोला, मैं पहले पता लगाता हूँ कि वो कहाँ रहती है और उससे मिलने का कोई उपाय खोजता हूँ। ये कहकर वो महल की ओर उड़ गया। साथ संगत वहां उसने देखा कि चारों ओर सशस्त्र सैनिक तैनात हैं और कड़ा पहरा है। तोता लौट आया और बोला, राजकुमारी से मिलना आसान नहीं है,
लेकिन एक उपाय है। तोते ने कहा, तुम अपना रुमाल मुझे दे दो। साथ संगत मैं ये रुमाल राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा और बदले में उसकी ओढ़नी ले आऊंगा। साथ संगत रात के समय तोता चुपचाप युवराज का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा और वहां रुमाल रखकर उसकी ओढ़नी ले आया। साथ संगत सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपने पास ही एक अनजान रुमाल देखा और अपनी ओढ़नी गायब पाई। साथ संगत राजकुमारी के मन में शंका और क्रोध दोनों उत्पन्न हो गए। उसने सिपाहियों से पूछा कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। साथ संगत इसके बाद साथ संगत महल की सुरक्षा और अधिक कड़ी कर दी गई। साथ संगत फिर भी अगली रात तोता फिर से वहां पहुंचा और युवराज द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी राजकुमारी के पास रख आया। साथ संगत सुबह जब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, राजकुमारी, जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा उसी क्षण से मेरा हृदय तुम्हारा हो गया है। साथ संगत मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। यदि तुम मुझसे मिलना चाहो तो उद्यान में आना। साथ संगत जी, ये पढ़कर राजकुमारी का मन विचलित हो गया। वो अगली शाम अपनी सखियों के साथ उद्यान पहुंची, पर वहां उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया। साथ संगत केवल वही तोता वहां मौजूद था। तोते ने कहा, राजकुमारी, जिसे तुम देखना चाहती हो मैं तुम्हें उसे मिलना सकता हूँ, लेकिन पहले तुम वचन देना होगा कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी नहीं बनवाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया। साथ संगत जी, जब तोते ने युवराज शमवीर को बुलाया, युवराज का तेजस्वी रूप देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने उससे पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। युवराज ने अपना पूरा दुख भरा जीवन वृत्तांत उसे सुना दिया। उसकी कहानी सुनकर राजकुमारी के मन में उस दैत्य प्रति करुणा और प्रेम दोनों उत्पन्न हो गए। साथ संगत इसके बाद वो रोज गुप्त रूप से उसी उद्यान में युवराज मिलने आने लगी। एक दिन राजकुमारी कमलिनी ने कहा, मेरे पिता कभी हमारे विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए बेहतर है कि हम यहाँ से दूर ही चलें और वहीं विवाह कर लें। अत्यंत वही हुआ। साथ संगत एक रात राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर युवराज के साथ नगर से निकल गई। काफी दूर जाकर उन्होंने घास फूस की एक कुटिया बनाई और वहीं विवाह कर सुख पूर्वक रहने लगे। साथ संगत समय बीतता गया, तोता भी उन्हीं के साथ रहता था। एक दिन दुर्भाग्यवश कुटिया में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास में तोते का एक पंख जल गया। तब तोते ने युवराज से कहा, अब तुम्हें अपने नगर लौट जाना चाहिए। समय बीत चुका है, तुम्हारे पिता का क्रोध भी शांत हो गया होगा। साथ संगत जी, जब वो तुम्हें अपने पत्नी के साथ देखेंगे तो अवश्य क्षमा कर देंगे। साथ संगत मेरा पंख जल गया है, इसीलिए मैं अभी उड़ नहीं सकता। साथ संगत जब नया पंख उगेगा तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। साथ संगत जी, युवराज और उसकी पत्नी नगर की ओर चल पड़ी। रास्ता में उन्हें एक गहरी नदी मिली। वो दोनों नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। साथ संगत लेकिन दुर्भाग्य से नदी के बीच पहुंचे ही नाव पलट गई। तेज धारा में दोनों बहने लगे। साथ संगत बहाव युवराज को बहुत दूर ले गया, जबकि राजकुमारी कमलिनी बहती हुई एक अन्य राजा के बगीचे में जा पहुंची। वहां का माली जब उसे बेहोशी की हालत में देखा तो घबरा जाता है और तुरंत जाकर राजा को इस अद्भुत घटना की सूचना दे देता है। साथ संगत जब उस राज्य के राजा भानुपाल ने नदी किनारे अचेत अवस्था में पड़ी उस सुंदर युवती को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। साथ संगत उसने तुरंत उसे अपने महल में भिजवाया और राज्य वैद्यों से उसका उपचार करवाया। साथ संगत कई दिनों की देखभाल के बाद जब युवती को होश आया तो उसने स्वयं को भव्य महल के कक्ष में पाया। साथ संगत उसी समय राजा उसके समीप आकर बोले, हे कन्या, इस संसार में अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। यदि तुम चाहो तो मेरी महारानी बनकर इस महल में सुख से रह सकती हो। राजकुमारी कमलाक्षी अत्यंत बुद्धिमान थी। वह समझ गई कि यदि वो इस
समय राजा को मना करेगी तो स्थिति उसके लिए और भी कठिन हो सकती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।